नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट अवधेश जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी अवधेश जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अवधेश है। मैं राजस्थान के एक छोटे लेकिन अपनेपन से भरे शहर ब्यौर से ताल्लुक रखता हूँ। शहर कहलाने के बावजूद हमारे यहाँ आज भी गांव वाली सादगी और मिट्टी की खुशबू कायम है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, वही काम जो हमारे देश की रगों में दौड़ते खून जैसा है। मेरे पिता भी यही करते थे। शायद इसीलिए बचपन से ही मुझे ट्रक की भारी आवाजें, लंबी सड़कें और अनजाने सफर एक अजीब सी खींच लिए चले जाते थे। आज करीब 15 साल हो गए हैं मुझे इस पेशे में, और कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का शायद ही कोई कोना हो जहां मेरा ट्रक न पहुंचा हो। मेरी जिंदगी के ज्यादातर पल पहियों पर ही गुजरे हैं। कब दिन रात में बदल जाता और कब रात दिन में, इसका हिसाब रखना मैंने छोड़ दिया था। लोग अक्सर मुझसे पूछते कि इतने सुनसान रास्तों पर अकेले चलते हुए डर नहीं लगता? मैं बस मुस्कुरा देता। डर किस बात का? ये रास्ते तो अब मेरे अपने हो गए हैं, और मेरा ट्रक, वो तो मेरे लिए एक चलता फिरता घर है। इन 15 सालों में ना जाने कितनी अमावस की रातें मैंने वीरान हाईवे और घने जंगलों के बीच बिताई, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे मैं डर जाऊं। मेरी ये ट्रक ड्राइविंग वाली जिंदगी अब तक बिल्कुल शांत और नॉर्मल थी, लेकिन शायद ये सुकून ज्यादा दिनों तक लिखा नहीं था मेरी तकदीर में। शायद ऊपर वाले ने तय कर लिया था कि अब मेरी कहानी में एक ऐसा अध्याय जुड़ने वाला है जो मेरी हिम्मत और घमंड दोनों को चकनाचूर कर देगा। ये वाकया उस वक्त का है जब मैं जयपुर की एक मशहूर मार्बल फैक्ट्री के मालिक सेठ गिरधारी लाल का ट्रक चलाया करता था। सेठ जी का धंधा पूरे देश में फैला हुआ था, और मैं उनके सबसे भरोसेमंद ड्राइवरों में से एक था। उस दिन भी मैं फैक्ट्री से एक बड़ा ऑर्डर लेकर निकला था। मकराना के कीमती मार्बल स्लैब लदे हुए थे मेरे 18 चक्के वाले ट्रक में। मंजिल थी गुजरात का राजकोट शहर, और जिम्मेदारी थी कि ये माल सही सलामत पहुंचाया जाए। मैंने जयपुर से अपना सफर दोपहर करीब 2 बजे शुरू किया। मौसम बिल्कुल साफ था और हाईवे पर ट्रक यूं चल रहा था जैसे मक्खन पर उंगली। मेरा प्लान था कि रात तक अहमदाबाद पार कर लूं और अगली सुबह राजकोट में डिलीवरी दे दूं। सफर की शुरुआत बड़ी ही सुहानी रही। मैं रेडियो पर पुराने हिंदी गाने सुनते हुए अपने ख्यालों में खोया ट्रक चला रहा था। शाम ढल रही थी और सूरज की सुनहरी किरणें सड़क पर बिछी लग रही थी। राजस्थान की रेत और हवा को पीछे छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे गुजरात की तरफ बढ़ रहा था। करीब रात के 9 बजे के आसपास मैं आबू रोड के पास एक ढाबे पर रुका। सोचा खाना खा लूं और थोड़ा सुस्ता कर फिर आगे बढ़ूंगा। ढाबा सड़क के बिल्कुल किनारे था और वहां पहले से ही कुछ ट्रक खड़े थे। मैं भी जाकर एक कोने में अपनी ट्रक खड़ी की और ढाबे वाले से दाल रोटी का ऑर्डर दे दिया। पास ही रखी एक चारपाई पर जाकर लेट गया। बदन में दिन भर की थकावट थी। आंखें बंद करते ही लगता था नींद आ जाएगी। मैं बस आसमान के तारों को यूं ही निहार रहा था कि तभी मेरी जेब में रखा हुआ मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। घर लिखा हुआ नंबर चमक रहा था। ये मेरे छोटे भाई का फोन था। वैसे तो जब मैं लंबे ट्रिप पर होता हूं तो घर वाले परेशान नहीं करते। 2-3 दिन में एक बार बात हो जाती है। अभी तो कल ही मां से लंबी बातचीत हुई थी, फिर आज अचानक ये फोन क्यों? एक अजीब सी बेचैनी ने मन में जगह बना ली। मैंने कॉल उठाया। हाँ छोटू, सब ठीक तो है? लेकिन दूसरी तरफ जो आवाज आई वो मेरे भाई की नहीं, हमारे पड़ोसी राम भरोसे काका की थी। उनकी आवाज कांप रही थी। अवधेश बेटा, जल्दी घर आ जा, तेरी माँ। वो वहीं रुक गए। दिल एक पल के लिए जैसे थम सा गया, सांस अटक गई। क्या हुआ माँ को? काका, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बेटा, माँ जी छत से फिसल गई हैं, सिर पर बुरी चोट लगी है। अभी शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टर लोग कुछ नहीं कह पा रहे। तू जल्दी आ जा बेटा, जितना जल्दी हो सके। उनकी आवाज में जो लाचारी थी वो मेरे भीतर तक चीर गई। ये सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। जिस माँ से कल शाम हंसी मजाक हुआ था, वो अब अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। मेरे कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, कुछ नहीं कह पा रहे। ढाबे की सारी रौनक, बाकी ड्राइवरों की बातें, सब एक झटके में फीकी पड़ गई। मेरी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूमने लगा।
मैंने झटपट ढाबे वाले को पैसे थमाए और बिना खाना खाए उठ खड़ा हुआ। अब सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी, किसी भी तरह जल्दी से जल्दी ब्यावर पहुंचना है। लेकिन मैं तो राजकोट की तरफ जा रहा था और ब्यावर तो बिल्कुल उल्टी दिशा में है। मैंने तुरंत मालिक सेठ गिरधारी लाल जी को फोन किया। कांपती आवाज में उन्हें सब कुछ बताया। सेठ जी बड़े नेक दिल इंसान थे। मेरी बात सुनकर बोले, अवधेश तू जरा भी मत घबरा, तू ऐसा कर, ट्रक यहीं से मोड़कर सीधे घर निकल जा। अगर जयपुर लाकर ट्रक लौटाने का सोचता रहा तो देर हो जाएगी। माल की चिंता मत कर, मैं देख लूंगा, बस माँ का ख्याल रख। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भीग गईं। इस मुश्किल वक्त में उन्होंने जैसे मेरी पीठ थपथपाई हो। मैंने उन्हें दिल से धन्यवाद दिया और फोन काट दिया। अब मेरे सामने बस एक ही रास्ता था, घर। मैंने तुरंत ट्रक घुमाया और हाईवे से वापसी की। रात के 10 बज चुके थे। मैं जिस रास्ते से आया था अब उसी पर वापस जा रहा था, लेकिन इस बार माहौल बदल गया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन में लगातार यही चल रहा था, बस माँ को कुछ हो न जाए। रास्ता अब कुछ और ही लग रहा था। अंधेरा और गहराता जा रहा था। सड़कें और सुनसान होती जा रही थी। मैं ट्रक को 100 की रफ्तार से दौड़ा रहा था, लेकिन लग रहा था जैसे वक्त ही साथ नहीं दे रहा। सोचों का झंझावात चल रहा था, कहीं देर ना हो जाए, कहीं मैं माँ को। ये सोच पूरी भी नहीं होने देता था खुद को। रात का लगभग 1 बजा था। मैं उदयपुर पार करके अब पाली की ओर बढ़ रहा था। यह रास्ता अरावली की पहाड़ियों के बीच से होकर निकलता है और बहुत शांत, बल्कि कहें तो डरावना सा हो जाता है रात में। दोनों तरफ सघन अंधेरा पसरा था और कई किलोमीटर से कोई गाड़ी नजर नहीं आई। मेरी आंखें थकावट से बोझिल हो रही थी, लेकिन रुकना मेरे बस में नहीं था। नींद को मात देने के लिए मैंने ट्रक का शीशा नीचे कर दिया। एक ठंडी हवा का झोंका चेहरे से टकराया तो थोड़ी चेतना लौटी। मैंने खुद को संभाला, सीट पर तनकर बैठा और आंखों को चौकस कर लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब से जो सफर शुरू होने वाला है वो मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। अभी तक जो डर मेरे अंदर सिर्फ माँ की चिंता से था, अब उसमें एक और साया शामिल होने वाला था। एक ऐसा साया जिसे देखना तो दूर, महसूस करना भी किसी के बस में नहीं था। मैं नहीं जानता था कि जो सड़कें मुझे अपनी दोस्त लगती थीं, वही आज मेरे सबसे बड़े दुश्मन बनने वाली थी। मैं जिस हकीकत में जीता आया था, जिस दुनिया को देखकर खुद को समझदार समझता था, अब उसी का नक्शा मेरी आंखों के सामने बदलने वाला था। इस रात ने मुझे दिखा दिया कि कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो इंसानी समझ से बहुत दूर हैं और अक्सर वो हमारे भले के लिए नहीं होती। ये वो पहर था जब दुनिया चैन की नींद सो रही होती है, लेकिन मेरे लिए ये रात एक डरावने तूफान की तरह थी। पाली से ब्यावर तक जाने वाला ये हाईवे जो दिन में बेहद खूबसूरत लगता है, अब मुझे किसी काली गुफा में बदलता दिख रहा था। अरावली की पहाड़ियां अब किसी दैत्य की तरह लग रही थीं, मानो वो इस सड़क को अपने पंजों में दबाए बैठी हूं। ट्रक की हेडलाइट्स जहां तक जा रही थीं, बस उतना ही रास्ता दिखाई दे रहा था और उसके आगे था सिर्फ गहरा, निगलने वाला अंधेरा। वातावरण में एक ऐसी खामोशी थी कि मुझे अपने ट्रक की गड़गड़ाहट भी बहुत अजीब और डरावनी लगने लगी थी। माँ की चिंता मन पर एक भारी बोझ बनी हुई थी और ऊपर से इस रहस्यमयी सन्नाटे ने जैसे मेरी हिम्मत ही छीन ली थी। पूरे 15 साल के ट्रकिंग अनुभव में कभी खुद को इतना अकेला और लाचार महसूस नहीं किया था। मैं पूरी हिम्मत समेट कर ट्रक चला रहा था। आंखें सड़क पर टिकी थीं और हाथ स्टीयरिंग पर इस तरह जकड़े हुए थे जैसे जान उसी में अटकी हो। बार बार खुद को समझा रहा था, अवधेश घबरा मत, बस थोड़ा सा रास्ता और बचा है, फिर तू अपनी माँ के पास होगा। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं दिल एक अनजाने डर से कांप रहा था। अब रास्ता पहाड़ी हो चुका था। सड़क अब सीधी नहीं थी, बल्कि सांप की तरह बल खाती हुई अंधे मोड़ों से होकर गुजर रही थी। मैं ट्रक की रफ्तार धीमी कर चुका था, क्योंकि इन रास्तों पर जरा सी लापरवाही जान ले सकती थी। हर मोड़ पर हॉर्न बजाकर आगे का अंदाजा लेता, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं थी। दूर दूर तक न कोई गाड़ी, न कोई रोशनी। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी सृष्टि में बस मैं और मेरा ट्रक ही चल रहे हैं। तभी एक टेढ़े मोड़ पर मेरी नजर सड़क किनारे लगे एक पुराने मील के पत्थर पर पड़ी। ट्रक की हेडलाइट जैसे ही उस पर पड़ी, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वहां कोई बैठा है। एक धुंधला सा साया, इंसान जैसा आकार। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने झपक कर दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था, बस एक घिसा पिटा पत्थर जिस पर शायद समय की काई जमी थी। मन ने कहा, अवधेश ये तेरा वहम है,
थकान और तनाव ने तेरा दिमाग चला दिया है। मैंने लंबी सांस ली, खुद को डांटा और मन को समझाया। शायद किसी जानवर की परछाई रही होगी या फिर बस थकी आंखों का धोखा। पानी की बोतल उठाई, कुछ छींटे मारे और दोबारा खुद को होश में लाकर सड़क पर ध्यान केंद्रित कर लिया। मगर उस साए की छवि दिमाग में ठहर सी गई थी। जितनी बार भूलने की कोशिश करता, उतनी ही तेजी से वो उभर आती। करीब 5 से 7 किलोमीटर और चलने के बाद एक और मोड़ आया। मैंने धीरे से ट्रक घुमाया और जैसे ही रास्ता सीधा हुआ, मैंने आदतन साइड मिरर में झांका और जो वहां देखा उसने मेरी रगों में बहते खून को जैसे जमा दिया। मेरा दिल एक पल के लिए थम सा गया। मिरर में ठीक उसी जगह पर जिससे मैं कुछ सेकंड पहले गुजरा था, एक साया खड़ा था। अब की बार वो साफ था। वो एक औरत थी, गहरे रंग की साड़ी पहने, लंबे बाल हवा में लहराते हुए। वो बिना हिले डुले सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। लेकिन यह कैसे हो सकता था? इतनी दूर और इतनी जल्दी कोई वहां कैसे पहुंच सकता था? एक पल को लगा कि रुककर पीछे देखूं, पर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। एक सिहरन रीढ़ में दौड़ गई। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। मेरा शरीर कांप रहा था, माथे से पसीना बह रहा था। अब मेरा बस एक ही मकसद था, उस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर निकल जाना। तभी मेरे जहन के किसी कोने में दबी एक पुरानी बात चमक उठी। सालों पहले जब ट्रक चलाना शुरू किया था, एक बुजुर्ग ड्राइवर ने इसी रास्ते को लेकर चेताया था। उन्होंने कहा था, अवधेश, रात को पाली ब्यावर की घाटी से अकेले मत निकलना। लोग उसे भैरव घाटी कहते हैं वहां बरसों पहले एक बस हादसे में दर्जनों औरतें और बच्चे मारे गए थे। तब से वहां अजीब चीजें होती हैं। लोग कहते हैं एक औरत रात में सड़क पर दिखाई देती है, कभी लिफ्ट मांगती है, कभी यूं ही सड़क पर खड़ी मिलती है और कई बार गाड़ियां खाई में गिर जाती हैं। तब मैंने सोचा था ये सब बेकार की बातें हैं। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। लेकिन अब जब खुद अपनी आंखों से सब देख रहा था, तो यथार्थवाद की वो परतें टूट रही थीं। क्या वो बुजुर्ग सच कह रहे थे? क्या वो औरत उन्हीं आत्माओं में से एक थी? ये सोचकर डर और गहराता गया। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मेरी नजरें सड़क से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। मैं चाहता था कि ये घाटी जल्दी खत्म हो और मैं किसी गांव, किसी आबादी वाली जगह पहुंच जाऊं। अब ट्रक तेजी से ढलान की तरफ जा रहा था। रफ्तार बढ़ती जा रही थी और मैं मुश्किल से उसे कंट्रोल में रखे हुए था। करीब 10 किलोमीटर और चलते चलते दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। दिल को थोड़ा सुकून मिला। शायद कोई ढाबा या पेट्रोल पंप होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं नजदीक आया, वो सुकून फिर खौफ में बदल गया। वो रोशनी किसी ढाबे की नहीं थी। सड़क के ठीक बीच में एक पुरानी एम्बेसडर कार खड़ी थी। जंग लगी हुई उसकी पार्किंग लाइट्स बार बार जल और बुझ रही थी। उसके ठीक बगल में एक विशाल पेड़ सड़क पर गिरा हुआ था, जो पूरे रास्ते को रोक चुका था। जैसे ही वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आया, मैंने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक के भारी टायरों की तेज चीख उस गहरी खामोशी को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। मेरा ट्रक उस गिरी हुई कार से मुश्किल से कुछ ही फुट की दूरी पर आकर रुक पाया। मेरे सीने में धड़कनों की रफ्तार इतनी बढ़ चुकी थी कि लगा अब दिल बाहर आ जाएगा। ये पेड़ यहां कैसे गिरा? और ये जंग लगी एम्बेसडर, वो भी बीच सड़क में, क्यों? मैंने ट्रक की हेडलाइट्स को थोड़ा ऊंचा किया और गौर से देखा। एम्बेसडर का बोनट पूरी तरह खुला था और उसके भीतर से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। और तभी उसकी बगल से एक परछाई सी बाहर निकली। एक औरत थी वो। धीरे धीरे उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया, इशारा किया जैसे मदद चाहिए। वो वही गहरे रंग की साड़ी पहने थी, वही बिखरे बाल और चेहरा अब भी अंधेरे में डूबा हुआ। मेरे भीतर एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। एक ओर माँ की हालत की चिंता थी, तो दूसरी ओर ये अनजानी मुश्किल। रास्ता पूरी तरह बंद था और सड़क इतनी संकरी कि न ट्रक पीछे मोड़ सकता था, न ही साइड से निकाल सकता था। मैं फंस चुका था बुरी तरह। वो औरत अब धीरे धीरे मेरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सी लड़खड़ाहट थी, जैसे उसका शरीर तो चल रहा हो, लेकिन आत्मा साथ नहीं दे रही हो। मेरे मन में झंझावात चल रहा था, मदद करूं या नहीं? क्या वो सच में परेशान है या ये वही है, वही जो थोड़ी देर पहले शीशे में दिखी थी? एक ओर तर्क था तो दूसरी तरफ डर। जो माहौल था, जो अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैला था, सब कुछ जैसे चीख चीख कर कह रहा था, मत उतर, मत खोल दरवाजा। पर मैं कहां जाऊं? आगे पेड़, पीछे अंधेरा।
और अब वो औरत बिल्कुल मेरे ट्रक के दरवाजे के पास थी। उसका हाथ उठ चुका था शीशा खटखटाने को। मैं अपनी सीट पर जम गया था। हर सांस भारी लग रही थी। वो जाल जिसमें फंसने से डर रहा था अब मेरे चारों ओर कस चुका था और अब मुझे फैसला लेना था, दरवाजा खोलूं या नहीं। वक्त जैसे थम गया था। ट्रक की हेडलाइट्स की पीली रोशनी में उसका धुंधला चेहरा धीरे धीरे पास आता जा रहा था और मेरी नसों में बहता खून अब जैसे कानों में शोर करने लगा था। हर कदम के साथ मेरी रूह सिकुड़ती जा रही थी। मैं पसीने से भीगा हुआ था लेकिन शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। दिमाग का एक हिस्सा जोर से चिल्ला रहा था, ये वही है, वही साया जो शीशे में दिखा था। ये औरत नहीं है। पर तर्क का छोटा सा कोना अब भी कह रहा था, अगर ये कोई जरूरतमंद निकली और तूने दरवाजा नहीं खोला तो तुझे ताउम्र पछताना पड़ेगा। मैं बिल्कुल हिल नहीं रहा था। आंखें उससे चिपकी थीं। अब वो मेरे ट्रक के पास खड़ी थी। चेहरा अब भी छिपा हुआ था। मैंने बस इतना चाहा कि वो चुपचाप चली जाए और सब एक बुरे ख्वाब की तरह खत्म हो जाए, लेकिन किस्मत ने मुझे और समय नहीं दिया। एक सूखी ठंडी उंगली शीशे पर आकर लगी। टक टक, हल्की सी दस्तक थी, लेकिन उस डरावनी खामोशी में वो ऐसे गूंजी जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। मैं पूरे शरीर समेत कांप गया। सांस रुक सी गई थी। कुछ सेकंड रुककर उसने फिर दस्तक दी, इस बार थोड़ी जोर से, और फिर एक कांपती, धीमी और डूबी हुई आवाज उभरी, कोई है? प्लीज मदद कीजिए, हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया है। आवाज साफ तौर पर किसी औरत की थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ठंडक थी जो इंसान के शब्दों में नहीं होती। जैसे वो आवाज किसी वीरान कुएं से निकली हो, गूंजती हुई, खोखली सी। मैं उलझन में था। इंसानियत कहती थी मदद करो, लेकिन दिल कहता था दूर रहो। सड़क पर कई बार मदद करना मेरा कर्तव्य बना था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस जरूर कर रहा था। मैंने डर के साए में साहस जुटाया। स्टीयरिंग को इतना कस के पकड़ा कि उंगलियां दर्द करने लगी। फिर खिड़की का लीवर धीरे धीरे घुमाया। शीशा बस इतना ही नीचे किया कि आवाज आर पार हो सके। क्या हुआ है? मैंने किसी तरह पूछा। मेरी आवाज इतनी सूखी थी कि खुद को सुनाई नहीं दी। साहब, भगवान आपका भला करे, गाड़ी बंद हो गई है और मेरे पति, उन्हें चोट लगी है, उसने जवाब दिया। कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा, एम्बुलेंस नहीं बुला पा रहे। क्या आप हमें पास के कस्बे तक छोड़ सकते हैं? उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन उनका वजन अजीब सा था, जैसे किसी और वक्त, किसी और जगह से उठाकर फेंके गए हों। किराए की बात की तो मन थोड़ा हल्का हुआ। मैंने सोचा, भूत भला किराया क्यों मांगेगा? शायद सच में कोई जरूरतमंद हो। फोन किया था आपने? मैंने फिर पूछा। किया था साहब, कोई नेटवर्क नहीं आया, वो बोली। प्लीज दरवाजा खोलिए, आप जो पैसा कहें। मैंने सोचा, शायद मैं बेवजह डर रहा हूं। ये एक आम एक्सीडेंट है। यही सोचकर थोड़ा और भरोसा दिलाने के लिए मैंने शीशा थोड़ा और नीचे कर दिया ताकि चेहरा साफ देख सकूं, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही शीशे से रोशनी बाहर गई और उसके चेहरे पर पड़ी, मेरी आत्मा तक कांप उठी। उसका चेहरा, ओह भगवान, वो चेहरा किसी जिंदा इंसान का नहीं हो सकता था। चमड़ी इतनी सफेद मानो किसी ने सारा खून चूस लिया हो। गाल अंदर धंसे हुए, होंठ नीले काले और आंखें, ओह उसकी आंखें, वहां पुतलियां नहीं थी, बस दो गहरे अंधेरे कुएं थे। जैसे शून्यता में झांक रहा हूं। उन आंखों में न दर्द था, न दया, न जीवन, सिर्फ एक भयानक बर्फ जैसी ठंडक जो मेरी आत्मा तक को जमा रही थी। मैं बिल्कुल पत्थर सा हो गया था। मेरे शरीर की हर हरकत जैसे ठहर गई थी। मुझे अब पूरी तरह यकीन हो चुका था, भैरव घाटी की कहानियां केवल डराने के लिए नहीं थी, वो सब सच था, और आज मैं उसी सच्चाई का हिस्सा बन चुका था। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि मैंने उसका असली रूप देख लिया है, उसके चेहरे की सारी मासूमियत पिघलकर गायब हो गई। जो बेबसी और दर्द का नकाब उसने ओढ़ रखा था, वो एक पल में उतर गया। उसकी काली सूखी हुई होंठ एक ऐसी भयावह मुस्कान में खिंच गए जो किसी इंसान की नहीं, किसी वहशी शिकारी की लग रही थी। बड़ी जल्दी है तुझे ड्राइवर? उसकी आवाज अब कांपती हुई नहीं थी, बल्कि गहरी, खुरदरी और रगड़ती हुई थी, जैसे लोहे पर कोई नाखून रगड़ रहा हो। मां से मिलने जा रहा है, अब वो कभी नहीं देखेगी तुझे, क्योंकि जो इस घाटी में आता है वो फिर वापस नहीं जाता। ये शब्द सुनते ही मेरी रूह कांप गई।
तभी ट्रक को जैसे किसी अनदेखी ताकत ने झकझोर दिया। इंजन जो अब तक चालू था, एक भयानक घड़घड़ाहट के साथ अचानक बंद हो गया। हेडलाइट्स एक बार चमकी और फिर बुझ गईं। म्यूजिक सिस्टम से जोर की फटकारती हुई आवाज आई, जैसे रेडियो पर ट्यूनिंग बिगड़ जाए, और फिर वो भी बंद हो गया। मेरा ट्रक, जो अब तक मेरा साथी था, एक पल में एक लोहे के जाल में बदल चुका था। एक खटाक की आवाज आई और ड्राइवर और पैसेंजर साइड दोनों दरवाजे लॉक हो गए। अब बाहर सिर्फ चांद की हल्की धुंधली रोशनी थी और उसी में उसका सफेद डरावना चेहरा चमक रहा था। अब कहां जाएगा भागकर, वो धीमे से फुसफुसाई, और उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई। एक ऐसी मुस्कान जो अब मेरे सपनों में भी पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। मैं पागलों की तरह चाबी घुमाने लगा। स्टार्ट हो जा, भगवान के लिए स्टार्ट हो जा, मैंने बुदबुदाना शुरू कर दिया। लेकिन ट्रक एकदम निर्जीव हो चुका था। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। और तभी उसने अपना एक हाथ खिड़की के उस छोटे से खुले हिस्से में डालने की कोशिश की। उसकी उंगलियां बेजान लकड़ियों जैसी थीं, लेकिन उनमें एक अमानवीय शक्ति थी। वो शीशे को नीचे खींचने लगी, जोर जबरदस्ती से। मैं घबराकर पूरे जोर से शीशा ऊपर चढ़ाने की कोशिश करने लगा। एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया। वो अपनी पूरी ताकत से उसे नीचे खींच रही थी और मैं पूरी जान लगाकर उसे ऊपर घुमा रहा था। मुझे लग रहा था शीशा चरमरा रहा है, जैसे वो कभी भी टूट सकता है। सोचता है बच जाएगा, वो गुर्राई। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, ताकत के नशे में अंधे। उस दिन भी उन्होंने यही किया था। सोचा था मुझे मार देंगे और कोई जान भी नहीं पाएगा। पता तो किसी को नहीं चला, लेकिन मैं अब भी यही हूं और अब तेरी बारी है। तेरा हिसाब करने का वक्त आ गया है। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन उनका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो किसके बारे में बात कर रही थी? कौन लोग? कैसा हिसाब? पर इस वक्त सवाल पूछने का वक्त नहीं था। मैं अपनी पूरी ताकत से उस खिड़की को बंद रखने की कोशिश कर रहा था और तभी एक भयानक कड़ाक की आवाज हुई। शीशे के बीचों बीच एक गहरी दरार पड़ चुकी थी। उसका दबाव अब मुझ पर भारी पड़ रहा था। मैं समझ गया, मैं उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। मैं अपनी सीट पर पीछे खिसकने लगा, जितना पीछे जा सकता था। शरीर कांप रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और मन में एक ही ख्याल, ये अंत है। अब मैं मां का चेहरा भी नहीं देख पाऊंगा। उसने एक और जोरदार झटका दिया और ट्रक की खिड़की चकनाचूर हो गई। कांच के धारदार टुकड़े मेरी त्वचा में धंस गए, कुछ चेहरे पर लगे, कुछ हाथों में, और फिर उस टूटे हुए फ्रेम से उसका भयानक चेहरा अंदर झुकाया। उसका बिना पुतलियों वाला चेहरा अब मेरे इतने पास था कि उसकी सड़ती हुई सांस की बूंद मेरी नाक में घुस रही थी। मेरी चीख गले में ही दम तोड़ गई। मेरे मुंह से निकली हुई वह चीख किसी ने जैसे हवा में ही चुरा ली। उसकी वो आंखें खाली अंधे कुओं जैसी मेरी आत्मा तक को चीर रही थी। वक्त ठहर गया था, शरीर अब भी हिल नहीं रहा था। मौत का चेहरा मेरे सामने था, बिल्कुल साफ, बिल्कुल असली। उसने एक और वहशी मुस्कान दी और फिर एक हाथ जो किसी सूखी बेल की तरह दिख रहा था ट्रक के अंदर बढ़ा। उसकी उंगलियां लंबी, काली और नाखून किसी जानवर के पंजों जैसे थे। उसका वो हाथ अब मेरी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे गले को छूने लगी, मेरे भीतर कुछ जागा, एक गहरी बेसुध ताकत, जैसे मेरी रगों में आग दौड़ गई हो। डर ने मुझे जकड़ रखा था, लेकिन अब एक और भावना उससे भी बड़ी हो चुकी थी, जिंदा बचने की तड़प। मेरा दिमाग अब सिर्फ एक बात चिल्ला रहा था, लड़ अवधेश, अभी नहीं मरा, मां तेरा इंतजार कर रही है। मैंने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर खुद को पीछे की तरफ झटका दिया। उसकी पकड़ से छूटने के लिए मैंने ड्राइवर सीट को छोड़कर दोनों सीटों के बीच की जगह में खुद को गिरा दिया। उसका हाथ मेरी टांग से फिसल गया, लेकिन उसने एक पल भी जया नहीं किया। वो किसी बिजली के झटके जैसी फुर्ती से टूटी हुई खिड़की से आधा शरीर अंदर ले आई और मेरे पैर को फिर से जकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे की जंजीरों जैसी थी और उसकी चमड़ी, ओह ऊपर वाले, उसकी चमड़ी इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ की सिलियों पर हाथ रख दिया हो। वो ठंडक मेरी पैंट के कपड़े को चीरती हुई मेरी हड्डियों तक जा पहुंची। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरे डर ने अब पागलपन की शक्ल ले ली थी। कहां भागेगा अब? वो फुफकारती हुई बोली। उसकी आवाज किसी और ही दुनिया की लग रही थी, गहरी, घुटी हुई और अजीब सी गूंजती हुई। तेरा हिसाब आज पूरा होगा। उसने मेरे पैर को और कसकर पकड़ा और मुझे खींचने लगी। उसकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी।
मैं अपनी एड़ियों और हथेलियों से फर्श को रगड़ते हुए खुद को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसकी पकड़ में फंसी किसी कठपुतली की तरह खींचता चला जा रहा था। मेरा सिर बार बार ट्रक के हैंड ब्रेक और गियर से टकरा रहा था, पर उस वक्त दर्द का एहसास मानो बंद हो चुका था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी भी तरह उससे बच निकलना। छोड़ मुझे, प्लीज छोड़, मैं चीखता जा रहा था, लेकिन घाटी की उस सुनसान रात में मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंचने वाली थी। तभी मेरी नजर ड्राइवर सीट के नीचे पड़ी, उस लोहे की मोटी रॉड पर पड़ी, वही जिससे हम टायर बदलते हैं। हम ड्राइवर लोग उसे अपनी सीट के नीचे संभाल कर रखते हैं, और शायद आज पहली बार वो मेरी जान बचाने वाली थी। मैंने एक हाथ से रॉड की ओर झपटा, वो लगातार मुझे खींच रही थी और मैं उससे बस कुछ इंच की दूरी पर था। मैंने एक जोरदार कोशिश की, खुद को थोड़ा और आगे बढ़ाया, और मेरी उंगलियों ने उस लोहे के ठंडे छोर को छू लिया। मैंने पूरी ताकत से उसे खींचा। अब रॉड मेरे हाथ में थी। मैंने बिना वक्त गंवाए उसे उठा लिया और जितनी ताकत मुझ में बची थी उससे उसके हाथ पर दे मारा। खचाक! हड्डी टूटने जैसी एक खौफनाक आवाज आई, पर वो चीखी नहीं। उसने एक झटके में मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब गुस्सा उतर आया था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। यही मेरा मौका था। मैंने अपना पैर खींचा और पैसेंजर सीट की ओर भागा। मैं सीटों पर चढ़ता हुआ गिरता पड़ता सामने पहुंचा। उसने एक बार फिर मुझे पकड़ने की कोशिश की और उसके नुकीले नाखूनों ने मेरी पीठ पर खरोंचें छोड़ दी। वो घाव इतने गहरे थे कि मुझे लगा जैसे मेरी पीठ पर जलते लोहे के टुकड़े रगड़ दिए गए हों। मैं रुका नहीं। कांपते हाथों से पैसेंजर साइड का लॉक खोला और दरवाजा धक्का देकर खुद को बाहर फेंक दिया। मैं सड़कों की खुरदरी सतह से टकराया और सिर एक पत्थर से जा भिड़ा। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कानों में सीटी सी बजने लगी, लेकिन मुझे बेहोश नहीं होना था। मैं जानता था कि अगर अब रुका तो मेरा अंत निश्चित है। मैंने खुद को संभाला। कपड़े फटे हुए थे और पूरे शरीर पर घाव थे। मैं उठ खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा। वो अब ट्रक से बाहर आ चुकी थी, लेकिन दरवाजे से नहीं। वो टूटी खिड़की से काले धुएं जैसी बनावट में बाहर निकली और हवा में तैरती हुई जमीन पर उतरी। उसका हाथ अब भी एक अजीब से एंगल में मुड़ा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं था। उसकी निगाहें अब भी मुझ पर जमी थीं। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा दी। अंधेरे की ओर भागते हुए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह उस मौत से बचना। मुझे पीछे से कोई कदमों की आवाज नहीं आ रही थी और यही बात मुझे और डरा रही थी। मैंने डरते डरते एक नजर पीछे डाली और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो अब भी मेरे पीछे थी, करीब 20 कदम की दूरी पर, लेकिन वो दौड़ नहीं रही थी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी और उस काली साड़ी का पल्लू हवा में किसी कफन की तरह लहरा रहा था। अब मेरा हौसला टूट चुका था। मेरे पैर जवाब दे चुके थे। मैं जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। अब मुझ में कोई जान नहीं बची थी। मैंने आंखें बंद की और माँ का चेहरा याद करने लगा। माफ कर देना माँ, मैं घर नहीं लौट सका, मैंने बुदबुदाते हुए कहा। अब मैं मौत की आहट का इंतजार कर रहा था। फिर मुझे अपने ऊपर हवा में कुछ हरकत महसूस हुई। मैं समझ गया, वो आ चुकी थी। लेकिन उसी पल एक जबरदस्त रोशनी मेरी बंद पलकों के पार चमकी। इसके साथ ही एक तेज हॉर्न की आवाज ने घाटी की खामोशी को चीर दिया। मैंने डरते डरते आंखें खोली। सामने की ओर एक और ट्रक बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी हेडलाइट्स किसी स्वर्गिक रोशनी की तरह चमक रही थी। वो उजाला डायन पर पड़ा। वो तड़प उठी। उसकी चीख ऐसी थी जैसे किसी राक्षसी आत्मा को आग में झोंक दिया गया हो। वो अजीब सी घुटी और कर्कश चीख जिसने मेरी रूह को हिला दिया। उसने अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया, मानो वो रोशनी उसे जला रही हो। ट्रक का ड्राइवर शायद मुझे और उसे देख चुका था। उसने लगातार हॉर्न बजाना शुरू किया और ट्रक की स्पीड घटाए बिना हमारी ओर बढ़ता गया। वो डायन कुछ पल तड़पती रही, फिर उसने मुझ पर एक आखिरी नफरत से भरी नजर डाली और किसी काले धुएं की तरह गायब हो गई। उस अंधेरे में समा गई जो घाटी के पेड़ों के बीच पसरा था। मैं वहीं सड़कों पर पड़ा कांपता रहा, आंखें फाड़े उस ट्रक को देखता रहा। वो ट्रक मेरे पास आकर रुका। एक अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से उतरा। उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट साफ दिख रही थी। अरे भाई साहब, आप ठीक हैं? वो औरत कहाँ गई जो आप पर झुकी हुई थी? उसने मेरी ओर लपकते हुए पूछा। मैं कुछ कह नहीं पाया।
बस उस अंधेरे को देखता रहा जहां वो गायब हुई थी। मेरी आवाज जैसे कहीं खो चुकी थी। मैं जिंदा था, लेकिन मेरा कुछ हिस्सा हमेशा के लिए उस भैरव घाटी की सड़क पर ही मर गया था। मैं अब भी सड़क पर पड़ा कांप रहा था, और वो दूसरा ट्रक ड्राइवर जो उस रात मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था, मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। मेरे कानों में अब भी उस भयानक औरत की चीखें गूंज रही थीं, वो चीखें जो सीधी मेरी आत्मा को चीर गई थी। बदन का हर हिस्सा दर्द में डूबा था, लेकिन उसे कहीं ज्यादा दर्दनाक वो डर था जो अब मेरी रगों में बस गया था। भाई साहब, कुछ तो बोलिए, जिंदा है ना आप? उस ड्राइवर ने मेरी गर्दन को सहारा देते हुए कहा। करीब 50 साल का होगा वो शख्स, चेहरे पर घनी दाढ़ी और सिर पर पगड़ी। एक सरदार जी। उसकी आंखों में साफ साफ घबराहट तैर रही थी। मैं कुछ बोलना चाहता था, पर गले से केवल एक अजीब सी घरघराहट निकली। जुबान जैसे तालू से चिपक चुकी थी। मैं बस कांपती उंगली से उस दिशा की तरफ इशारा कर सका जहां वो साया गायब हुआ था। सरदार जी ने उस तरफ देखा, फिर मेरी हालत पर नजर डाली। फटे हुए कपड़े, जख्मी पीठ और चेहरा, आंखों में गहरा डर। उन्होंने शायद सब कुछ समझ लिया था। वाहे गुरु दा नाम लो, पहले यहां से हटो, कहते हुए उन्होंने मुझे सहारा दिया और अपने ट्रक की तरफ ले गए। बड़ी मुश्किल से मुझे पैसेंजर सीट पर बैठाया और एक पानी की बोतल थमा दी। लो, पानी पियो, घबराओ मत। मैंने कांपते हाथों से बोतल थामी और बिना रुके आधा पानी गटक गया। ठंडा पानी जैसे मेरी सूखी रगों में थोड़ी जान वापस भर गया। वो कोई औरत थी? मेरी जुबान ने आखिर कुछ कहा। हाँ, देखा मैंने भी, सरदार जी ने सिर हिलाते हुए कहा। अजीब सी शक्ल सूरत थी। जैसे ही मेरी हेडलाइट उस पर पड़ी, वो ऐसे भागी जैसे। खैर छोड़ो, ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी हालत ये कैसी हो गई? और तुम्हारा ट्रक? उन्होंने उस ओर इशारा किया जहां मेरा ट्रक अब भी वीरान खड़ा था। मैंने कांपती आवाज में सारी बात उन्हें बताई। मील के पत्थर पर दिखी परछाई, शीशे में उसकी झलक, रास्ता रोकने वाला पेड़ और वो एम्बेसडर कार। कैसे वो औरत अचानक बदल गई, उसका चेहरा, उसकी आंखें और उसका हमला। मैं बोलता गया और मेरी आवाज में वो सिहरन और घबराहट घुलती रही। सरदार जी चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो उस डर को समझते हों, जैसे उन्हें सब पता हो। मेरी बात पूरी होते ही उन्होंने गहरी सांस ली। वाहे गुरु, इसका मतलब वो अब भी यही है। उस रात की बातें सच थीं। कौन सी रात? मैंने झिझकते हुए पूछा। पहले चलो, तुम्हारी गाड़ी देखते हैं, उन्होंने कहा और ट्रक से उतर गए। मैं भी हिम्मत जुटाकर उनके पीछे पीछे उतरा। हम मेरे ट्रक के पास पहुंचे। टूटी हुई खिड़की, शीशों के टुकड़े, फर्श पर खून के धब्बे, सब चीख चीख कर बता रहे थे कि वहां कुछ बहुत भयानक हुआ था। फिर हम उस पलटी हुई एम्बेसडर की तरफ बढ़े। तुमने कहा था उसमें उसका पति था? सरदार जी ने पूछा। हाँ, उसने कहा था कि वो जख्मी है, मैंने जवाब दिया। सरदार जी ने अपनी टॉर्च निकाली और कार के अंधे शीशे पर रोशनी डाली, और जो देखा उसने मेरी रूह को और ठंडा कर दिया। गाड़ी अंदर से बिल्कुल खाली थी। सीटों पर धूल की मोटी परत छड़ी थी। डैशबोर्ड पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जंग कि उसे छुए सालों बीत चुके थे। ये कोई चलती फिरती गाड़ी नहीं थी, ये तो बस एक बेजान कबाड़ थी जिसे चालाकी से बीच सड़क में खड़ा किया गया था। ये कैसे हो सकता है? मैं घबरा गया। वो तो कह रही थी कि वो लोग सुबह से सफर कर रहे हैं। वो झूठ बोल रही थी। सरदार जी की आवाज अब भारी हो चुकी थी। वो तो तुम्हें फंसाना चाहती थी। और वो पेड़ देखो, इसे भी। उन्होंने टॉर्च घुमाकर पेड़ की जड़ की ओर रोशनी की। देखो, इसे काटा गया है नीचे से, लेकिन कट के निशान पुराने हैं। ये तूफान से नहीं गिरा, ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। अवधेश भाई, ये एक जाल था, बहुत पुराना और बहुत खतरनाक। मेरे पैरों से जमीन खिसकने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उस पल मुझे अपनी माँ का ख्याल आया। मुझे जाना है सरदार जी, मेरी माँ अस्पताल में है। मैं उसे वादा करके निकला था, मुझे पहुंचना होगा। हिम्मत रखो बेटा, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। आज रब ने तुझे बचाया है तो तेरी माँ को भी अपनी रहमत में रखेगा। मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें जानना होगा कि ये सब क्यों हुआ। ये जो तू झेल कर आया है उसका एक इतिहास है। फिर वो मुझे वापस अपने ट्रक के पास ले गए और बैठाया। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे किसी पुराने जख्म की टीस। करीब 25 साल पहले की बात है, उन्होंने कहना शुरू किया। तब ये हाईवे नया नया बना था।
रात में गाड़ियां बहुत कम चलती थीं। इसी जगह ठीक यहीं एक नवविवाहित जोड़ा जयपुर से अहमदाबाद की तरफ जा रहा था अपनी नई एम्बेसडर कार में। वो रुके। शायद मन में कुछ बहुत भारी सा उतर आया था। उनकी गाड़ी अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई। लड़का बाहर निकला और मदद के लिए गाड़ियां रोकने लगा, पर कोई नहीं रुका। फिर एक ट्रक आया जिसमें 4 लोग थे। उन्होंने मदद का बहाना किया और लड़के को कहा कि वो औजार लेने ट्रक तक चले। जब वो गया तो उन चारों ने लड़की को कार से बाहर खींच लिया। मैंने धीरे धीरे अपनी सांसें रोक ली। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतरने लगी। उन लोगों ने उस बेचारी लड़की के साथ दरिंदगी की, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। सरदार जी की आवाज भारी हो गई थी। जब लड़का लौटा और ये सब देखा तो उसने अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों ने उसे बेरहमी से मार डाला। उसकी लाश खाई में फेंक दी और उस लड़की को उसे भी अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद इसी पेड़ से लटका दिया गया। उसी रात कई दिन तक किसी को इस हादसे की भनक तक नहीं लगी। सरदार जी की आवाज अब और धीमी और बोझिल हो गई थी। जब लाशों से सड़ांध उठने लगी तब किसी ने पुलिस को खबर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन दरिंदों का कभी कुछ पता नहीं चला और वो लड़की, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पा सकी। कहते हैं उसकी चीखें अब भी इसी घाटी की दीवारों से टकराकर लौटती हैं। उसी दिन से उसने इस जगह को अपना ठिकाना बना लिया है। हर गुजरते मर्द में उसे अपने गुनहगार दिखाई देते हैं, उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। वो हर बार किसी न किसी रूप में सामने आती है। कभी लिफ्ट मांगती है, कभी एक्सीडेंट का बहाना करती है। बहुत से ड्राइवर उसे देख चुके हैं। कुछ तो किसी तरह बच निकले जैसे तुम, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका आज तक कोई अता पता नहीं चला। उनकी बातों ने मेरे भीतर बर्फ घोल दी थी। तो वो औरत, वो कोई इंसान नहीं थी, वो बदले की आग में जलती एक आत्मा थी। एक ऐसी रूह जिसे इंसानियत ने ही राक्षसी बना दिया था। एक पल को मेरे दिल में उसके लिए घृणा नहीं, दया उमड़ आई, लेकिन अगले ही पल उसका वो चेहरा याद आया, वो चीखता हुआ, झुलसा हुआ चेहरा, और मेरी रूह फिर से कांप गई। अब हमें चलना चाहिए, सरदार जी ने उठते हुए कहा। यहाँ एक पल और ठहरना भी खतरे से खाली नहीं है। आओ देखते हैं तुम्हारा ट्रक स्टार्ट होता है या नहीं। हम दोनों फिर से मेरे ट्रक की तरफ बढ़े। मैं कांपते हाथों से चाबी लगाई। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने इग्निशन घुमाया, ट्रक का इंजन घर घर आया और पहली ही बार में चालू हो गया। हेडलाइट्स जल उठी जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। लगता था जैसे उसके ऊपर से कोई भयानक परछाई हट चुकी हो। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वाहे गुरु दा लाख लाख शुक्र है, सरदार जी बोले। अब मेरी बात सुनो, तुम मेरे पीछे रहो, मैं आगे चलूंगा। जब तक ये घाटी पार नहीं हो जाती, हम एक दूसरे से ना आगे होंगे न पीछे। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर हम दोनों ने मिलकर उस एम्बेसडर कार को सड़क से किनारे किया। उसकी बॉडी इतनी जंग लगी हुई थी कि उसे धकेलना भी मुश्किल लग रहा था। फिर पेड़ की कुछ टहनियां हटाई जिससे रास्ता थोड़ा साफ हो सके। मैं वापस अपनी सीट पर बैठा। हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने एक बार और उस जगह को देखा, वहां जहां से वो गायब हुई थी। फिर ट्रक गियर में डाला और सरदार जी के पीछे चल दिया। दोनों ट्रकों की हेडलाइट्स उस काले अंधेरे को चीरती जा रही थी, लेकिन अब उस अंधेरे में मुझे उतना डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब मैं जानता था कि इस अंधेरे में कौन सी दबी हुई सच्चाई सांस ले रही है। हम 2 ट्रक उस भूतिया घाटी को पार कर रहे थे जैसे कोई जुलूस चल रहा हो। सरदार जी का ट्रक आगे और मैं उसकी लाल रोशनी का पीछा करते हुए पीछे। ठंडी हवा अब भी मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा था। मेरी रूह तो जैसे अब बर्फ बन चुकी थी। भैरव घाटी का जो हिस्सा अब बाकी था वो ज्यादा नहीं था, 10-15 किलोमीटर का रास्ता, मगर उस वक्त वो रास्ता मुझे लंबा, बहुत लंबा महसूस हो रहा था। मेरी निगाहें बस सरदार जी के ट्रक की रियर लाइट्स पर टिकी थी। वो लाल लाइट्स उस अंधेरे में मुझे उम्मीद की रोशनी जैसी लग रही थी। जब तक वो आंखों के सामने थी, मुझे लगता था मैं जिंदा हूं, महफूज हूं, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी उसकी झलकें कौंध रही थी। हर थोड़ी देर में उसकी शक्ल मेरे जहन में उभर आती थी। वो बुझी बुझी आंखें, वो पिघले चेहरे जैसी खाल, वो हंसी जो मौत का पैगाम थी। जब भी वो चेहरा मेरे जहन में लौटता, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो जाता। हाथ और कसकर स्टीयरिंग पर जकड़ जाते। सड़क के किनारे हर पेड़ की छाया में वही चेहरा छिपा लगता। हर मोड़ पर लगता वो अभी फिर सामने आ जाएगी। सरदार जी की बात सच थी। मैं जिंदा तो था, लेकिन मेरा कुछ हिस्सा अब हमेशा के लिए मर चुका था। मेरा वह अहंकार,
कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं अब चकनाचूर हो चुका था। मैंने उस रात जो देखा उसे कोई विज्ञान, कोई किताब नहीं समझा सकती थी। मैंने मौत की आंखों में देखा था। उसकी सर्द उंगलियां मेरे जिस्म पर अपने निशान छोड़ गई थीं। अब मेरी पीठ और चेहरे पर लगे घावों में हल्की जलन होने लगी थी, लेकिन उन जख्मों के मुकाबले में मेरे मन पर लगे घाव कहीं ज्यादा गहरे थे। करीब आधे घंटे के उस बोझिल सफर के बाद मुझे दूर कहीं कुछ रोशनियां दिखाई दी। पहाड़ अब पीछे छूट रहे थे और सड़क चौड़ी होने लगी थी। दूर एक छोटा कस्बा था जो सुबह होने से पहले ही जाग चुका था। सड़क किनारे ढाबों पर ट्रकें खड़ी थीं। लोग चाय की चुस्कियों में मशगूल थे। जैसे ही हम उस बस्ती में दाखिल हुए, मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैंने राहत की सांस ली है। वो अंधेरा, वो भारीपन जो अब तक मेरे साथ चल रहा था, पीछे छूटता जा रहा था। यहाँ की हवा में ताजगी थी, लोगों की चहल पहल थी और कहीं से पराठों की महक भी आ रही थी। सरदार जी ने अपना ट्रक एक ढाबे के सामने रोका। मैंने भी अपनी गाड़ी उनके पीछे पार्क की। दोनों ट्रक अब एक बार फिर शांत हो चुके थे। आसमान अब हल्का नारंगी हो चला था। सुबह की पहली रेखा पूरब से सरकने लगी थी। रात अब हार मान चुकी थी। चलो भाई, कुछ गर्म पीते हैं, सरदार जी बोले और ढाबे की एक चारपाई पर बैठ गए। ओए छोरे, 2 मसाले वाली चाय बना, अदरक डालकर, उन्होंने ढाबे वाले से कहा। मैं चुपचाप जाकर बैठ गया। अब जब सब कुछ बीत चुका था, तब जाकर मेरे शरीर ने थकान को महसूस किया। हर जोड़ दुख रहा था। आंखों में नींद की एक गहरी परत थी। तुम यहीं थोड़ा आराम करो, सरदार जी ने मेरी हालत को देखकर कहा। अब तुम्हारा रास्ता यहां से अलग होगा। मुझे सीधा जोधपुर जाना है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक खालीपन सा उतर आया। सरदार जी, जिनसे मेरी मुलाकात चंद घंटों पहले हुई थी, अब अपने जैसे लगने लगे थे। वो अकेले शख्स थे जो जानते थे कि मैंने क्या देखा, क्या सहा। उनके जाते ही फिर से मैं अकेला हो जाऊंगा, उस साए की याद और उस रात के डर के साथ। चाय आ चुकी थी। जैसे ही मैंने गरम कप हाथों में थामा, मेरी कांपती उंगलियों को थोड़ी सी राहत महसूस हुई। गर्मी ने जैसे मेरे भीतर की सर्दी को थोड़ा सा पिघलाया। सरदार जी, आपका दिल से धन्यवाद, मैंने कांपती भीगी सी आवाज में कहा। अगर आज आप न होते तो। मैं बात पूरी नहीं कर सका। गले में जैसे कोई भारी चीज अटक गई थी। अरे भाई, इसमें शुक्रिया कैसा? वो मुस्कुराए। मैं तो बस एक जरिया था, जान बचाने वाला तो ऊपर वाला ही है। लेकिन हाँ, अब से सतर्क रहना। हमारी ड्राइवरी की जिंदगी खुद ही बहुत भारी होती है और कुछ रास्ते तो जैसे शापित होते हैं। ये भैरव घाटी भी उन्हीं में से एक है। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें से एक काले रंग का धागा निकाला और मेरी ओर बढ़ाया। ये लो, इसे कलाई में बांध लेना, हमारे गुरुद्वारे से है, रब राखा करेगा। मैंने उसे कांपते हाथों से थामा। उस धागे को छूते ही जैसे एक अनकहा शांत एहसास मेरे भीतर उतर आया। एक ऐसा सुकून जो उस पूरी रात में कभी महसूस नहीं हुआ था। चाय खत्म करने के बाद वो खड़े हो गए। अच्छा भाई, अब निकलता हूं, वक्त बहुत हो गया है। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और गहरी नजरों से मुझे देखा। हिम्मत बनाए रखना, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी। सीधे अस्पताल जाना और पहुंचकर एक बार खबर दे देना। यह कहते हुए उन्होंने एक कागज पर अपना नंबर लिखकर मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने सिर हिलाया। वो अपने ट्रक की ओर बढ़े। उनकी पीठ पर नजर टिकाए मैं बैठा रहा। ट्रक स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे गियर बदला और फिर कुछ ही पलों में वो मेरी आंखों से ओझल हो गए, पीछे धूल छोड़ते हुए। अब मैं फिर से अकेला था। जैसे ही सरदार जी गए, मेरे जहन से भैरव घाटी का डर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन उसकी जगह एक और भारी एहसास ने ले ली। मेरी माँ की चिंता और एक अजीब सा पछतावा। हे भगवान, मैं कर क्या रहा हूँ? यहाँ चाय की चुस्कियों में लगा हूँ और मेरी माँ, वो अस्पताल में अकेली, शायद मौत से लड़ रही होगी। उस डायन के डर में मैंने वो भूल ही गया था जिसके लिए मैं निकला था। माँ, मेरे भीतर जैसे एक तड़प उठी। मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया। अगर कुछ हो गया तो? ये ख्याल जैसे किसी सांप की तरह मेरे सीने में लहराने लगा। मैं झटके से खड़ा हुआ, ढाबे वाले को पैसे दिए और लड़खड़ाते कदमों से ट्रक की ओर बढ़ा। उस वक्त न जख्मों का दर्द था, न थकावट का बोझ। अब सिर्फ एक ही धुन थी, मां तक पहुंचना। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। टूटी खिड़की से आती ठंडी हवा अब सिहरन नहीं, चेतना बन चुकी थी। ट्रक को पूरी रफ्तार से हाईवे पर चढ़ा दिया। अब डर मेरी रफ्तार की वजह नहीं था, अब बेचैनी थी, गिल्ट था, प्यार था।
हर मीटर जो पार कर रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। 2 घंटे तक मैंने बिना रुके ट्रक चलाया। अब न कोई परछाई थी, न कोई डर। अब सिर्फ एक ही चेहरा मेरे जहन में था, मेरी माँ का, बिस्तर पर लेटा हुआ, ममता से भरा चेहरा। सुबह करीब 7 बजे मुझे दूर से अपने शहर ब्यावर का नाम चमकते हुए नजर आया। वही सड़कों, वही दुकानें, सब कुछ जाना पहचाना। पर आज इन सब में कोई रंग नहीं था, सब कुछ फीका लगा। मैंने शहर के बाहर ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक खड़ा किया। अपने इस हालत वाले ट्रक को लेकर सीधे अस्पताल नहीं जा सकता था। न टूटे कांच, न खून के निशान, ये सब अब मेरी सवारी नहीं रह सकते थे। मैंने एक ऑटो पकड़ा और सीधे शहर के सबसे बड़े अस्पताल चलने को कहा। ऑटो अस्पताल की तरफ बढ़ रहा था और मेरा दिल हर सेकंड तेज धड़क रहा था। क्या हुआ होगा माँ को? कहीं देर तो नहीं हो गई? ये सवाल किसी हथौड़े की तरह मेरे दिल को चोट दे रहे थे। ऑटो रुकते ही मैं दौड़ पड़ा। अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरे घुटनों में जान नहीं थी, फिर भी चढ़ता गया। और जब मैं उस सुबह अस्पताल के अंदर पहुंचा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ बिस्तर पर बैठी थी, कमजोर थी, थकी हुई थी, पर उनके चेहरे पर वही ममता थी जो बचपन से मैंने देखी थी। उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुराई, मेरी जान में जान आई। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा और उनके हाथ थाम लिए। आज मैंने सिर्फ अपनी माँ को नहीं पाया था, आज मैंने एक बहुत पुरानी सज्जा से अपने परिवार को मुक्त किया था। वो ट्रक ड्राइवर का सफर जो एक डरावनी रात और बुरी खबर से शुरू हुआ था, अब जाकर नई सुबह की रोशनी में समाप्त हुआ था, एक सच्ची मुक्ति के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ।